नमस्कार। यह वीडियो नंबर 6 है। विज्ञान श्रृंखला का बाकी का 5 वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा कर के साइंस नाम की प्लेलिस्ट है वहाँ से देख सकते हैं। और लगभग 14 से 15 वीडियो हिस्ट्री की श्रृंखला का भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ से जा कर के आप देख पाएंगे। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि एक बुलेट लंब रूप से ऊपर दागी जाती है और वह उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में t1 समय लेता है और वहां से ज़मीन तक पहुंचने में t2 समय लेता है, तो उस दशा में निम्न में क्या सही है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है t1 छोटा है t2 से, ऑप्शन बी में कह रहा है कि t1 और t2 बराबर है, ऑप्शन सी में बताया जा रहा है कि t1 बड़ा है t2 से, और ऑप्शन डी में बोल रहा है कि t1 आधा है t2 से। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है यह सही होगा। ठीक है, देखिए मिस प्रिंटिंग की वजह से ऑप्शन नंबर सी सही दिया है यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि t1 और t2 बराबर होंगे। बुलेट पृथ्वी पर उसी कोण व उसी वेग से वापस आती है जिस कोण से उसे प्रक्षेपित किया जाता है, अर्थात जितने समय में ऊपर जाएगी उतने ही समय में नीचे आएगी। t1 बराबर t2 व्याख्या में यहाँ समझाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न कथन पर उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए और कौन सा सही है वह बताइए। कह रहा है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। ऑप्शन में दिया गया है कि किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, या प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, या एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है, या अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है कि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में तथा उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल से अपेक्षाकृत अधिक बल से धक्का देना पड़ता है, क्योंकि घर्षण कम हो जाता है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से लुप्त हो जाएगा तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहीं व्याख्या में बताया गया है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु उसका द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। देखिए, अगर सूर्य और पृथ्वी की दूरी दोगुनी कर दी जाएगी तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका जो अभी है उसका चौथा भाग लगेगा। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या में भी बताया गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर होता है। ठीक है, जहाँ F और R एक दूसरे की जो r स्क्वायर है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो ऐसे में जैसे ही दूरी आप बढ़ाएंगे तो 4 गुना गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, मतलब चौथा भाग 1/4, 4 गुना नहीं, माफ़ कीजिएगा, चौथा भाग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी तल पर सभी स्थानों पर समान होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर निम्नतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो यह सही है कि भार जो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। यहाँ पर देखेंगे आप, प्रीवियस में 2015 में पूछा गया, 2009 में पूछा गया, 2009 में पूछा गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, अंतरिक्ष में कितना होगा उसका भार। अभी हमने प्रीवियस में भी देखा था कि अंतरिक्ष में भार शून्य होता है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना क्या इंगित करता है। अगर वायुमंडलीय दाब में अचानक गिरावट आएगी तो वह बताएगा कि तूफान आने वाला है।
ठीक है। जैसा कि आपने अभी कुछ दिन पहले जिस वीडियो में देखा होगा कि बैरोमीटर में अचानक से गिरावट आ रही है, तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को ही मापते हैं। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है। यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम के कारण यदि एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव पर खड़ा है और यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर जाएगी। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। नाव के किनारे की ओर चलने पर नाव पर बल लगने से इसकी विपरीत दिशा का प्रतिक्रिया स्वरूप लगने वाला बल नाव के किनारे से दूर ले जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ़ पिघल जाएगा तो क्या होगा? तो पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि जो बर्फ़ का टुकड़ा होगा ना, वह पानी के अंदर अपना उतना स्थान लेकर रखेगा। जब यह जल बनेगा तो वह स्थान वह प्राप्त कर लेगा। ठीक है। पानी से भरे किसी बीकर में रखे बर्फ़ के टुकड़े के पिघलने के पश्चात पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि तैरते बर्फ़ द्वारा घेरा गया पानी का आयतन पिघलने के पश्चात प्राप्त पानी के आयतन के बराबर होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है। आपने देखा होगा या बस में भी बैठते होंगे तो पीछे की तरफ ऐसे हो जाता है। क्यों होता है यह है गति का जड़त्व के कारण। ठीक है, प्रीवियस में 2 बार पूछा गया प्रश्न है। जड़त्व 2 प्रकार का होता है, एक स्थिरता का जड़त्व और एक गति का जड़त्व। जड़त्व के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक सरल रेखा में समान वेग से गतिशील है तो उसकी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाए। कार, ट्रेन में बैठे यात्री कार या ट्रेन के एकाएक चल देने पर पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण है कि यात्री का शरीर, जो निचला भाग है शरीर का, वह गाड़ी के संपर्क में है और गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बना रहता है। फलतः यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण गति का जड़त्व है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तो भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर है? तो 1/3 एटमॉस्फेयर पर। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल 1/3 एटमॉस्फेयर तनाव पर रहता है। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो वस्तु के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है, 2016 प्री में पूछा गया प्रश्न है कि वायु शक्ति में वायु की गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। बहती वायु से प्राप्त की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न कह रहा है कि समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर उठा होता है? तो 1/9 भाग ऊपर उठा रहता है। ठीक है, बाकी भाग नीचे रहता है। ठीक है। महासागर में प्लावी बर्फ दिखाई पड़ती है। महासागरीय जल के ऊपर बर्फ का केवल 1/9 भाग तथा प्लावी बर्फ का 8/9 भाग जल के अंदर बना रहता है। समुद्री जल लवणीय होता है, लेकिन इससे निर्मित बर्फ लवणीय नहीं होता है। यह भी याद रखिए कि समुद्री जल जो है वह लवणीय है, यानी नमक युक्त है, लेकिन जो बर्फ़ है वह नमक युक्त नहीं है, वह शुद्ध जल होता है जो बर्फ़ है।
प्रश्न में समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर का भाग पूछा गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। ठीक है, कि 1/9 ऊपर का भाग पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते हैं जो अंतरिक्ष यात्री हैं वह निर्वात में सीधे खड़े? क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है वहाँ पर। ठीक है, अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं होता है, इसलिए वह सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में बताया गया कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं होता। ज्ञातव्य है कि जिस बल द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उस बल को उस वस्तु का भार कहा जाता है। अतः पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी द्वारा उस पर लगे गुरुत्व बल के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि समत्वरण से ऊपर जा रही लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का आभासी भार सदैव उसके सही भार से अधिक होता है। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तब उसके समय में पूछ रहा है, और भार सदैव नीचे की ओर कार्य करता है। इनमें से क्या सही है? कथन और कारण यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहला तो बिल्कुल सही है कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो भार अधिक होगा, यह सही है। और दूसरा, भार सदैव नीचे की ओर कार्य करता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ से खींचता है, तो यह भी सही है। लेकिन क्या इसी वजह से भार अधिक होता है? नहीं, वह ऊपर उठने की वजह से भार अधिक होता है। जो लिफ्ट ऊपर जा रही है ना, इसकी वजह से भार अधिक हो रहा है, तो व्याख्या तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि निम्न संघट्टों में कौन पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, एक खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल को किक करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है कि एक खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल को किक करना पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ नहीं है। ठीक है, एक व्यक्ति का चलती हुई बस में चलना, यह है। एक गोली जो लकड़ी की बॉक्स में दागी जाती है और उसमें अंतः स्थापित हो जाती है, यह भी है। न्यूट्रॉन का एक न्यूक्लियस द्वारा पथ प्रग्रहण, यह भी है। लेकिन खिलाड़ी जो फुटबॉल को किक मार रहा है यह अप्रत्यास्थ नहीं है, यानी पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ नहीं है। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि अप्रत्यास्थ होता क्या है। देखिए, जब कभी भी दो वस्तुओं का टक्कर होता है, यानी एक व्यक्ति है और एक बस है, वह चढ़ रहा है, चढ़ने के बाद वह बस में बैठ जाएगा। ठीक है, तो पूर्ण रूप से उसे अप्रत्यास्थ कहेंगे। क्यों? क्योंकि भौतिकी में बताया जाता है कि जब दो या दो से अधिक वस्तुएं टकराने के बाद एक साथ जुड़ जाती हैं और एक इकाई के रूप में चलती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अप्रत्यास्थ। पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ बोला जाता है उसे। ठीक है, अब इसमें अधिकतम गति ऊर्जा नष्ट हो जाती है। लेकिन अब आप यह समझ गए होंगे कि पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ किसे कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बस में चढ़ेगा तो एक इकाई, एक व्यक्ति एक इकाई है, एक बस एक इकाई है, और चढ़ने के बाद बस में बैठ जाएगा तो एक इकाई में समाहित हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ के और भी ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो ऐसा वह अभिकेंद्रित बल के कारण करता है। 2011 में पूछा गया प्रश्न है। जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलता है तो उस पर केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस प्रकार जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है तो उस उपग्रह पर एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। यह बल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वीय बल होता है। कोई उपग्रह अपने ग्रह जैसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगाता है। ठीक है, तो उसे अभिकेंद्रित बल कहते हैं जो चक्कर लगाता है उसके कारण। ठीक है, इसका अब यहाँ पर आप पूछोगे कि गुरुत्वाकर्षण बल दिया हुआ है
आप इसे क्यों नहीं बोल रहे हो? देखो एग्जैक्ट नाम अगर आपको यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में कि अभिकेंद्रित बल, ठीक है, तो आप उसे ही मार्क करोगे। लेकिन अगर मान लेते हैं अभिकेंद्रित बल नहीं दिया था, तब गुरुत्वाकर्षण बल हम कह सकते थे, क्योंकि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत जो सिद्ध होता है वह है गति का तीसरा नियम। ठीक है, गति का तीसरा नियम क्या है? क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया नियम। चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन की गति का तीसरा नियम सिद्ध होता है। हर क्रिया की समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि क्रीम निकालने वाले संयंत्र में दुग्ध चाभी अलग हो जाने के कारण है, क्या होता है? केंद्र से हट जाने वाला, ठीक है, बल, केंद्र से हट जाने वाला बल। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या में बताया गया है कि दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय, केंद्र से हट जाने वाला बल लगता है, अपकेंद्रीय बल है। जब कोई बल एक वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है तो इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में कोई भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं घूम सकती है। अपकेंद्रीय बल एक आभासी बल होता है जो कि अभिकेंद्रीय बल के समान तथा विपरीत दिशा में केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से ही दुग्ध में वसा, जो दूध है उससे क्रीम, वसा अलग होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात होता है, तो क्या होता है? 1:6। यानी अगर आप पृथ्वी पर 6 किलो के हैं तो आप चंद्रमा पर 1 किलो के हो जाएंगे, या अगर पृथ्वी पर आप 60 किलो के हैं तो आप चंद्रमा पर 10 किलो के हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह समझ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले एक कृत्रिम उपग्रह के भीतर एक कमानीदार तुला टंगी है। यदि उस पर 4.5 किलोग्राम का एक पिंड लटका दिया जाए तो तुला का पाठ्यांक क्या दर्शाएगा? तो तुला का पाठ्यांक 0 किलो हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कृत्रिम उपग्रह, फिर से वही प्रश्न पूछ लिया कि अंतरिक्ष में भार पूछ रहा है, तो शून्य होता है अंतरिक्ष में भार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण। ठीक है, अपकेंद्रीकरण। धावन मशीन यानी वॉशिंग मशीन के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर। यहाँ व्याख्या हम देख लेते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत अपकेंद्रीयकरण है। वृत्तीय गति में अपकेंद्रीय बल के अतिरिक्त एक अपकेंद्रीय बल भी कार्य करता है। अभिकेंद्रीय बल के अतिरिक्त एक अपकेंद्रीय बल भी कार्य करता है। यह अभिकेंद्रीय बल के विपरीत केंद्र से बाहर की तरफ लगता है। दूध से मक्खन निकालना, कपड़े धोने की मशीन का कार्यकारी सिद्धांत अपकेंद्रीयकरण है। गुर्दे के खराब होने से पर रक्त शोधन हेतु, डायलिसिस जिसको बोलते हैं, अपोहन विधि का उपयोग किया जाता है उसमें। ठीक है, रक्त शोधन के लिए, डायलिसिस के लिए अपोहन विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि सापेक्ष गति का सिद्धांत किसने दिया? बहुत आसान है, 2014 में यूपीपीसीएस के ही एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आइंस्टीन द्वारा सापेक्ष गति के सिद्धांत को दिया गया है। 2 भाग हैं इसमें, एक विशिष्ट सापेक्ष गति सिद्धांत और एक सामान्य सापेक्ष गति सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है। अगर चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाएगा तो इसका भार बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, अब यहाँ पर स्थूल पदार्थों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोमैटर्स, इससे संबंधित प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मौलिक कण नहीं है? मौलिक कण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, फोटॉन मौलिक कण नहीं है। बाकी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौलिक कण है। प्रश्न कह रहा है कि तेल जब सतह पर फैल जाता है, क्यों फैल जाता है? क्योंकि
तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, इसीलिए फैल जाता है। 2002 एपीओ में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, जैसे ही प्रश्न नहीं आएगा आप एक गोला बनाएंगे जिससे आपको यह याद रहे कि नहीं पूछ रहा है। तो कौन सा सत्य नहीं है? 3 सत्य होगा और 1 असत्य होगा। पहला कह रहा है आयरन पानी में डूब जाता है, बिल्कुल डूब जाएगा। आयरन पारे पर तैरेगा, सही है। पारा पानी में तैरता है, क्या पारा पानी में तैरता है? बिल्कुल नहीं। लकड़ी पानी में तैरती है, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है कि पारा पानी में नहीं तैरेगा, नीचे चला जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि पारे का घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है और पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो पारे का घनत्व अधिक है, इसलिए पारा डूब जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि सड़क बर्फ़ से सख्त होती है, या बर्फ़ सड़क से सख्त होती है, या जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, या बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी कि घर्षण कम होता है बर्फ़ में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है मिट्टी के घड़े में। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण के लिए द्रव को ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यह ऊष्मा द्रव अपने अंदर से ही प्राप्त करता है, अतः द्रव ठंडा हो जाता है। आम जीवन में इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे हमारे शरीर में पसीना जब सूखता है तो हमें ठंडक महसूस होती है, क्योंकि पसीना सूखने यानी वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा शरीर से ग्रहण होती है, अतः शरीर ठंडा हो जाता है। वाष्पीकरण के कारण ही कूलर ठंड उत्पन्न करता है एवं सुराही एवं मिट्टी के घड़े पानी ठंडा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। क्यों होती हैं गोलाकार? क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, जल में पृष्ठ तनाव होता है, इसी वजह से वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। यहाँ व्याख्या में भी सेम बातें बोली गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले के जो अंदर ऐसे बुलबुला बना, ये बाहर का दाब और अंदर के दाब के बारे में पूछ रहा है कि अंदर का दाब क्या है। तो अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव बहुत कम होता है, अतः घोल के बुलबुले बड़े होते हैं। पृष्ठ तनाव कम होने के कारण से साबुन के घोल की एक बूंद शुद्ध जल की एक बूंद की अपेक्षा अधिक क्षेत्रफल को गीली करती है, जिससे कपड़े अधिक आसानी से साफ हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि तेल जल के तल पर फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों होता है ऐसा? तेल का जल तनाव तेल का तल तनाव पानी से कम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है कि तल तनाव जो है पानी से कम है। तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होने के कारण यह पानी पर फैल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुई का अपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात बताया गया है। जहाज लोहे की चादर का इस प्रकार बनाया जाता है कि इसके अंदर काफ़ी खाली जगह होती है। इस कारण इसके थोड़े ही डूबे भाग द्वारा हटाए गए पानी का भार जहाज, यात्रियों और सामान आदि के भार के बराबर हो जाता है, अतः लोहे का बना जहाज पानी पर तैरता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? तो जब कोई जहाज नदी से सागर में जाएगा ना, तो क्या होगा कि थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, क्योंकि समुद्री जल जो है वह लवणीय होता है। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है। ठीक है,
यहाँ पर यही बताया गया, कारण यह है कि नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा सागर के जल का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, लवणीय जल है, उसमें नमक मिला हुआ है, तो उसका घनत्व अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। द्रव के पृष्ठ का यह तनाव ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से बाहर निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जब ताप में वृद्धि की जाती है तो द्रवों का पृष्ठ तनाव क्या होगा ताप में वृद्धि करने पर? जैसे ही आप ताप में वृद्धि करेंगे तो द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वह घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नांकित में सत्य कथन बताना है आपको। ठीक है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है किसी द्रव का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने पर घटता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि पृष्ठ तनाव का इकाई बल प्रति इकाई लंबाई है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि पृष्ठ सक्रिय कारक जल का पृष्ठ तनाव घटा देते हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि जब संसंजन असंसंजन या आसंजन, जब ससंजन और आसंजन से अधिक होता है तब द्रव दीवार को गीला कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने पर घटता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में तोड़ा जाए तो पृष्ठ ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, छोटी बूंदों में तोड़ने पर बढ़ जाएगी पृष्ठ ऊर्जा। पृष्ठ ऊर्जा का सूत्र है पृष्ठ ऊर्जा बराबर कार्य बटे पृष्ठ क्षेत्रफल। प्रश्न कह रहा है कि पानी की छोटी सी बूंदों से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाने की प्रक्रिया में निकाय की पृष्ठ ऊर्जा क्या होगा? अगर टूटने पे बढ़ रही है तो जोड़ने पर क्या होगा? जोड़ने पर घट जाएगा। ठीक है, सेम वही बात है कि छोटी छोटी बूंदों को जब मिल करके बड़ी बूंद बन रही है तो पृष्ठ ऊर्जा घटेगी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का क्या कारण है? जब बुलबुला देखते होंगे उसमें कई सारे रंग दिखते हैं, उसका कारण व्यतिकरण है। ठीक है, जिसमें समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगें किसी माध्यम से एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसे व्यतिकरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि द्रव की किसी गोलीय बूंद के भीतर दाब आधिक्य अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो त्रिज्या के व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रेन प्रूफ कोट, यानी जिसको रेन कोट भी कहते हैं, और तंबुओं के पदार्थों का वर्षा सहगुण का कारण होता है। वह कारण है पृष्ठ तनाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, रेन कोट और तंबू के पदार्थों का वर्षा सह का गुण का कारण द्रव का पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव की एक विशेषता यह है कि इस गुण के कारण तरल यानी द्रव किसी सतह को गीला नहीं करता है, जैसे कांच को पारा, पॉलीथीन को जल, ये सब। द्रव का वह पृष्ठ तनाव तंबुओं को बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों के वर्षा सहने के गुण के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा अपना उत्तर नीचे दिए गए कोट से चुनिए। तो कथन और कारण के प्रश्न हैं। कथन में कह रहा है कि जब नमक को बर्फ के साथ मिलाया जाता है तो ताप 0 से कम हो जाता है। ठीक है, और कारण में बताया गया है कि नमक व बर्फ का प्रगाढ़ अधिमिश्रण बनता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है और दोनों सही है, और सही स्पष्टीकरण भी है कि जब नमक को मिलाया जाएगा बर्फ़ के साथ तो उसका ताप 0 से कम हो जाएगा और प्रगाढ़ अधिमिश्रण बनता है इसको मिलाने से। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट अब ध्वनि और तरंग
से संबंधित प्रश्न है। देखिए, ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है, ऐसा पूछ रहा है। अब इसे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। आज आधे घंटे का वीडियो हो चुका है। अब चलते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।